हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। यानी कि संसद की, पार्लियामेंट की हिंदी होती है संसद, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, मतलब क्यों बनाया गया वो संसद। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा एक डायग्राम बना है, चित्र बना है किसका, संसद का, जो आज की डेट में हमारी संसद है उसका। ठीक है, वी नीड इन इंडिया प्राइड अदर ourselves ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कंट्री है, सबको पता है कि भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जो डेमोक्रेसी आई है हमारी कंट्री में, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस पर हम नाज करते हैं, प्राइड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि इंसान के अधिकार जो हैं, राइट्स जो हैं, ड्यूटीज जो हैं, ये सब हमें तब पता चले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन तब बना जब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बाहर निकल कर आई। अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री शायद नहीं बनती, तो फिर शायद कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू किया जाता, ना इम्प्लीमेंट किया जाता। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना इम्प्लीमेंट होता, ना लागू होता, ना हम लिखा होता, तो शायद हमें हमारे राइट्स का, हमारे चीजों का पता नहीं चलता, है ना। तो उसी तरीके से here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens। देखो, एक बात तो तय है कि जो संसद है ना, जो पार्लियामेंट है, उसमें अगर कोई भी रूल बनता है, मतलब कि ऑब्वियस है कि किसी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं, तो उसमें कुछ कायदे, नियम, कानून होंगे, है ना। और उन कायदे, नियम, कानून को फॉलो करने के लिए उस कंट्री के नागरिक होंगे, सिटीजन्स होंगे, है ना। तो वो जो सिटीजन्स हैं, वो एक, अगर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी नया कानून बनता है, तो इनडायरेक्टली उनका हाथ, जो मतलब उस कानून में जिसका हाथ होगा, वो सिटीजन का ही होगा। क्योंकि अगर कोई भी नियम बनता है तो जिन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, अगर उसको उस चीज में कुछ परेशानी हो रही है, तो वापस से वो मुद्दा उठाकर हमारे पार्लियामेंट में वो मुद्दा आएगा, और फिर वहां पे डिस्कशन होकर देन दोनों सदन से पास होकर, दोनों सदन इन द सेंस पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर कोई भी बिल, कोई भी जो एमएलए या एमपी, एमपी कहते हैं यहाँ पे, सदस्यों का नाम एमपी है, ठीक है। जब हम स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे एमएलसी और एमएलए की बात करेंगे। अभी हम एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। क्योंकि हम संसद की बात कर रहे हैं अभी, हम लोग मेंबर ऑफ सॉरी एमएलए और एमएलसी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो स्टेट के परिप्रेक्ष्य में वो सेंस जाता है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा अपना संसद की, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के जो सदस्य होते हैं, यहाँ के जो मेंबर होते हैं, उनको एमपीज कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी एमपी कुछ मुद्दा अगर संसद में उठाता है, देन मतलब उसको हम लोग बिल बोलेंगे। बिल, बिल मतलब कि एक तरह से प्रॉपर हिंदी वर्ड तो कहेंगे विधेयक, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं प्रस्ताव, है ना। तो अगर कोई भी लेकर आता है, फिर वो मुद्दा डिस्कशन के लिए जाता है और दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। अलग अलग उसके मेजरमेंट है, पैमाने हैं कि भाई किस पैमाने पर वो पास होगा, वो बात की बात है, थोड़ा डीप बाद में जाएंगे। अभी सिर्फ एक प्रोसेस सुन लो, है ना। तो वो जब दोनों जगह से पास हो जाएगा, देन आफ्टर दैट उस पर प्रेसिडेंट जो होगा वो सिग्नेचर करेगा उस बिल पर। देन आफ्टर वो हमारा कानून बनकर जनता के सामने आएगा वो मुद्दा, ठीक है। जो अभी तक प्रस्ताव था वो एक्चुअली में अब कानून बन चुका है। किसके कारण? हमारी पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के कारण, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कशन किया गया, क्या सही है, क्या गलत है। संसद के जो मेंबर थे, उन्होंने इस चीज को डिस्कशन किया और फिर उस फाइनली उस चीज को लागू कर दिया। तो सबसे अच्छा जो हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, आगे भी इस चैप्टर में आएगा, तो हम यहीं पे थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको। हम सबसे अच्छा एग्जांपल एक वीमेन के लिए ले लेते हैं, कि जब राज्यसभा लोकसभा अलग अलग बात क्यों करें, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर वीमेन रिजर्वेशन, यानी वीमेन का, महिला के लिए जो आरक्षण था, हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना। आपको याद होगा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पीरियड में एक मुद्दा आया था, एक बिल आया था महिला आरक्षण के नाम से, ठीक है। क्यों?
क्योंकि उस टाइम पे भी और अभी भी, हालांकि अभी कुछ ज्यादा सुधरी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो महिलाओं की कंडीशन थी, हालांकि देखो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, है ना, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आधी जनसंख्या फीमेल एंड आधी जनसंख्या मेल, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जो होते हैं मेल ज्यादा ही होंगे, क्योंकि वीमेन की कंडीशन पुरानी देखें, जैसे हरियाणा और इधर साइड के इलाकों में, राजस्थान वगैरह, तो जो लड़की होती है तो भाई पैदा होते ही उसको मार देते हैं, तो उस वजह से अगर हम देखें 2 3 4 स्टेट में तो थोड़ा सा रेशियो कम है, लेकिन फिर भी एक मतलब कॉमन सा रेशियो माने तो 48 और 60 उसका 52 का मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि 50 50 भी मान सकते हैं और 48 52 मान भी सकते हैं, ऐसे मान लो। तो अगर हम देखें कि आधी जनसंख्या महिला है ना, तो फिर उसको बराबरी क्यों नहीं दी जा रही है? बराबरी का मतलब क्या है? बराबरी का मतलब यहाँ पर काम में बराबरी, है ना, उसमें, और दूसरा चीज उसको पोजीशंस में बराबरी भी चाहिए। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी जॉब की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो काम के लिए हुआ, है ना, पर ये कोई जॉब तो नहीं है, ये क्या है, ये राजनीति है। तो राजनीति में भी उसको एक सत्ता में भी, हमारी सत्ता संभालने के काम में भी उसको हम लोग इक्वलिटी देंगे, उसको किसको, विमेन्स को, फीमेल्स को, ठीक है। तो आगे चल के हमारा इस मुद्दा कनेक्टेड होगा तो वहां पे और डीपली बात करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, हाँ, तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, जो हमारे पार्लियामेंट है, रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। यानी कि जितनी भी निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो पावर है, जो चीजें हैं, उनमें सबका पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। एंड नीड होगी किसकी, फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जितनी भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें एक तरह से नागरिकों का भी हम कंसेंट लेंगे। कंसेंट का मतलब क्या है, एक तरह से राय मान लो, ठीक है, एडवाइस, है ना। अब आप खुद ही सोचो कि पार्लियामेंट में मेंबर है कुछ, राज्यसभा और लोकसभा का अगर हम देखें, इधर 545 और इधर 245, ऐसे मान लो। जब केवल इतने ही मेंबर हैं जो नियम बनाएंगे, है ना, लेकिन वो जो नियम है, वो जो बिल है, वो जुड़ा हमारी पूरी आबादी से है, करोड़ों की आबादी, है ना। तो वो जो आम जनता है वो अपना कंसेंट कैसे देगी? तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, इधर 245 राज्यसभा वाले और इधर 445 लोकसभा वाले, वो सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, वो जुड़े किससे हैं? वो जनता से ही जुड़े हैं, ठीक है। एक तरह से अगर हम देखें, जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र का अपना एक एमपी अलग अलग पार्टी से जब इलेक्शन होते हैं तो वोटिंग के लिए खड़ा होता है, और फिर उसको जो जनता होती है वो वोट करती है। तो उस जनता का ख्याल रखना वो उस क्षेत्र के एमपी का काम है। समझ में आया? अब वहां पर अगर कोई मुद्दा, कहीं वहां के जो लोग हैं उनका कंसेंट अगर वो एमपी लेकर कहाँ पे जाएगा, देखो लोगों को तो परमिशन है नहीं, इतने सारे लोग तो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते, ना तो सीट्स है ना इतनी जगह है। सोचो करोड़ों की जनता कैसे, पूरा दिल्ली में भी नहीं बैठ सकते करोड़ों की जनता, तो आई थिंक दिल्ली हाईजैक हो जाएगी एक तरह से, है ना, पूरी जैम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो पार्लियामेंट है, वो जो जगह है जहां पे डिस्कशन होना चाहिए नियम को लेकर, कायदों को लेकर, कानून को लेकर, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे किसके? जनता के। तो जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो हमारे उसका और उसके मतलब कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनका, यानी पार्लियामेंट तो एक बिल्डिंग है ना, जो लोग हैं, जो संसद, लोगों से मिलकर संसद बनी है, तो जो संसद है और जो सिटीजन्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो आई होप कि पहली लाइन आपको समझ आई होगी। देखिए, सॉरी, किसके बीच का हमें देखना है, देखिए, एंड किसके बीच का, जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तभी तो गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, और सिटीजन्स के बीच का रिलेशन हमें यहाँ देखना है कि किस तरीके से चीजें जो है वो होती हैं।
क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या कह रहे हैं, देखो। वाई शुड पीपल डिसाइड इंडिया, मतलब कैसे लोग जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। सबको पता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो आजाद हुआ था, है ना। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. कह रहे हैं देखो, अगर हम आजादी से पहले की थोड़ी सी बात कर लें कि अगर हम आजादी से पहले का चीजें देखते हैं तो क्या था कि वो जो सबको पता है कि भाई 47 से पहले हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, है ना। तो जब वो टाइम पीरियड चल रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, तो हम इतने ज्यादा डरे हुए लोग जो थे, हम मतलब लोग, है ना, लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि कोई भी कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता था, और ना ही किसी के डिसीजन में हम लोग कुछ बोल पाते थे। कि अगर सामने वाला हमारे लिए रूल बना रहा है और हमें लग रहा है कि ये गलत है, फिर भी हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर उस टाइम पे इतना भय था। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मर्जी से भी कुछ भी, मतलब जैसे अगर किसी ने कुछ भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, तो वो ऐसी खतरनाक सजाएं देती थी कि उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, आगे देखिए क्या करते थे कि अगर दे टुक बट दे फेस ग्रेव डेंजर इन दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन। अगर उनके डिसीजन को हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की कमियां निकालना, आलोचना करना, है ना। तो अगर हमने किसी की कमियां निकाली, अगर किसी के काम में, किसी की नीतियों में, किसी की पॉलिसीज में, तो हमें एक बहुत, मतलब एक जो हम लोग फेस नहीं कर सकते शायद ऐसा दंड दिया जाता था। ठीक है, डेंजर, खतरनाक था एक तरह से। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। और जैसे ही फ्रीडम का मूवमेंट चला, मतलब कि ये आंदोलन चले फ्रीडम के लिए, तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज होती नजर आई। ऑब्वियस है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तो कॉमन सी बात है कि वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, उनका जो थॉट प्रोसेस काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बातें करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाएंगे ना, नीतियां बनाएंगे। तो अगर हम उस टाइम पे ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, और हम ऑब्जेक्शन करेंगे, तो सारे नियम कायदे कानून उनके हाथ में, उनके तरीके से बनाए गए हैं, है ना। अगर हम कुछ गलत ऑब्जेक्शन उस चीज पर उठाएंगे, तो ऑब्वियस है कि वो हमें दंड दे सकते हैं, या हो सकता है हमें सीधा शूट करवा दिया जाए, है ना। तो एक तरह से जो जनता थी वो वहां पे डरी हुई थी। अब क्या हुआ, अचानक से जब हमने देखा कि क्या हुआ हमारे साथ, कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, लोग जो थे वो सोचने समझने लगे, और मूवमेंट करने लगे, आंदोलन करने लगे, किसके लिए? आजादी के लिए। तो हमारा थोड़ा सा अंदर का डर निकला कि शायद अब हम भी एक सही रास्ते पे आ सकते हैं, और अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम की ये सिचुएशन है। तो देखो, ऑब्वियस है कि अगर चीजें हमारे तरीके से होंगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री कंट्री होंगी, तो चीजें हमारे हित में होंगी, है ना। और अगर हित में नहीं होंगी, तो हम उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम दोबारा अपना एक रूल, एक कानून बनवा भी सकते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने महिला विधेयक लाया, मतलब महिला आरक्षण विधेयक लाया, तो वो 1996 में अटल बिहारी के उसमें, तो कुछ ना कुछ उसका फायदा ही हुआ ना। आज की डेट में हम देखें तो थोड़ा बहुत है, 13-14% तक महिलाओं को मिल गई है पोजीशंस, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि चीजें बेहतर होती जाती हैं। चलिए आगे देखिए, ये एक हमारी एनसीईआरटी से ही मैंने इमेज ली है कि दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटेरियल एंड ईवीएम टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड इन डिफिकल्ट टेरियन। देखो, कह रहे हैं कि जब एक तरह से होता है ना कि कहीं हो सकता है ये सुविधा ना हो कि हमें गाड़ी ले जानी, मतलब ले जानी पड़े और हम ले जाएं, सो गाड़ी ना हो हमारे पास, या हो सकता है रोड ना हो, है ना, या हो सकता है ऐसा इलाका हो जहाँ पे हम गाड़ी चला ही नहीं सकते, है ना, जैसे पहाड़ी इलाका हो, वहां पे जाके लोग रहते हो सीढ़ियों से ऊपर जाके, तो हम गाड़ी चला के कैसे जाएंगे, है ना।
तो उस तरीके से यहाँ पे एक इमेज ऐसी शो की गई है कि जब कभी भी हम ऐसे इलाकों में इलेक्शन कराते तो उसके लिए हमें और दूसरी चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे हाथी के ऊपर लोग बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट और है, ये इमेज क्यों दिखाई गई ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें ईवीएम का जो यूज किया गया, मतलब कि ऑब्वियसली जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो कहने का मतलब है कि जब हमने इसका फर्स्ट टाइम यूज किया है ना, तो हमने इसको 2004 में, आई थिंक 2004 में इसको सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, तो जब हमने इसको यूज किया उससे पहले वोटिंग कैसे होती थी, है ना, 2004 से पहले का अगर किसी ने कोई ऐसा है जो ये लेक्चर उस टाइम के पीरियड से पहले का किसी का बर्थ है, तो हो सकता है वो जानता हो इस चीज को कि पहले के जो 2004 से पहले के जो इलेक्शंस होते थे उसमें बैलेट पेपर उससे वोटिंग होती थी। ठीक है, एक पेपर होता था, उस पे एक सील लगाई एंड उसको फोल्ड किया और पेटी में डाल दिया। तो उस तरीके से हमारी जो चुनाव व्यवस्था थी, इलेक्शन कमीशन था, उस तरीके से चुनाव कराता था, है ना। आज की डेट में ईवीएम से ही होता है, ऑब्वियस है, 2004 के बाद से ईवीएम। अब देखो बैलेट पेपर ऑब्वियस है कि सही है, चलो ठीक है, उस टाइम पे हो रहा था, लेकिन उसकी वजह से चेंज क्या हुआ, बदलाव क्या आया हमारे समाज में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आपस की जो आज की जो लाइफ है, रिसोर्सेज में क्या बदलाव आया। तो भाई पेपर कैसे बनता है, पेपर बनता है पेड़ों से, है ना। पेपर कागज कैसे बनता है भाई, पेड़ों से। और ऑब्वियस है कि भाई उसके लिए खर्चा भी पेपर करना पड़ता होगा, सोचो करोड़ों जनता, है ना, 1 करोड़ 30 कितना, 1 लाख 30 करोड़ कितना जनता है लगभग। तो यहाँ पर उस वो सबको अधिकार है किसका, 18 साल से ऊपर, है ना। जैसे वयस्क मताधिकार होता है ना कि भाई इतना अधिकार है, तो सबको अधिकार है वोटिंग का जो 18 से ऊपर है। तो सोचो इतने सारे लोग उस कागज को एक तरह से यूज करके क्या कर रहे थे, बर्बाद ही तो कर रहे थे। हालांकि वो वोटिंग व्यवस्था अच्छी बात है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, लेकिन जब ऑप्शन है तो हमने उसका जब दोनों चीजों को कंपेयर किया तब हमने ये चीज का अंदाजा लगाया कि जब हम ये कर रहे थे तो लगभग लगभग हम 1.5 लाख पेड़ काट रहे थे। यानी उस एक बार की जो इलेक्शन का खर्चा आ रहा था, तो वो हमने देखा कि वो हमें जो पेपर का खर्चा आ रहा था वो 1,50,000 यानी 1.5 लाख के आसपास पेड़ काटने पर वो कागज बनाया जा रहा था। तो सोचो 1.5 लाख पेड़ काटने पर वो चीज हमें प्राप्त हो रही थी, है ना। तो कितना बड़ा, मतलब एक तरह से हमारे पूरे वायुमंडल को खतरा था, एक तरह से हम ये कह सकते हैं एटमॉस्फेयर को खतरा था, एनवायरमेंट को, वातावरण को, है ना। तो वो चीज वहां पर इंडिकेट की गई है कि इस तरीके से ये हो सकता था। चलिए टॉपिक से वापस आते हैं। देखिए, तो द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड एज फॉर बैक 1885 the national Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask question। देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्रिटिश नेशनलिस्ट जब मूवमेंट हो रहे थे तो वहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था किस चीज को लेकर, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो अपनी कुछ डिमांड्स करती है। कैसे, एज द फॉर बैक देखें 1885 में हमने पहली बार कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, गठन किया था, है ना, ऑर्गेनाइज किया था, हम ये कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहली बार गठन कब हुआ, कब बनाई गई ये संस्था, संस्था मतलब ये पार्टी है ना कांग्रेस, है ना। तो वो इंडियन नेशनल, आईएनसी के नाम से जानते थे उसको पहले, तो वो 1885 में बनाई गई थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स in the legislature with a right to discuss the budget and ask question। कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को भी, यहाँ के कुछ लोगों को भी, यानी आईएनसी से जो पार्टी थी उससे जुड़े लोगों को भी क्या कह रहे हैं कि भाई लेजिस्लेचर में ये हक दो, ये अधिकार दो कि हम भी कुछ मुद्दों पर चर्चा कर पाए। और ऑब्वियस है कि मुद्दों पर जब चर्चा करने का अधिकार मिलेगा तो क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिलेगा, है ना। जैसे डिबेट होती है, तो डिबेट में सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आपने अपना स्टेटमेंट दिया, सामने वाले ने अपना स्टेटमेंट दिया, आप क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हो कि भाई ये आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि भाई राइट टू डिस्कस द बजट, यानी जो बजट है उसको डिस्कस करने का अधिकार भी मिलना चाहिए हमें, और क्या होना चाहिए, आस्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी, राइट भी हमें मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909, जो 1909 का एक एक्ट था हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, अलाउड कर दिया, है ना, सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि कुछ लोगों को इलेक्ट कर दिया, मतलब चुनाव के थ्रू चुन लिया, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देखो, पहली चीज कि उन्होंने अलाउ नहीं किया सब एडल्ट लोगों को। देखो क्या होता था ना कि उन्होंने कुछ लोगों को तो भाई अलाउ किया, है ना, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे कुछ सम लिखा है ना, तो सम कुछ, लेकिन सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दी उन्होंने। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि भाई वयस्क मताधिकार, यानी हर एक इंसान को जो भाई इस एज से ऊपर है सबको वोटिंग का अधिकार है, जैसे कि आज की डेट में है ना, तो उस डेट में उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं कर सकते, एंड नॉर, ना तो ये कर सकते ना तो ये अलाउ किया, एंड नॉर कुछ पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और कोई भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेना, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं और लास्ट में हम इस मुद्दे पर पहुंचे कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस था उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया। यानी किसको, आईएनसी को, और आईएनसी कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब गठन हुआ था इसका, 1885 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1885 में, और मतलब उस टाइम पे भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे यहाँ थी। ऑब्वियस है कि भाई जब अंग्रेज आए थे, है ना, तो लगभग औरंगजेब के आसपास आए थे, है ना, तो हमने देखा कि 1947 में 1947 में हमें आजादी मिली, और ये जो टाइम पीरियड है वो उसी के बीच का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखा हमने। ये देखिए, पीपल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोग हैं, ये देखिए संसद बनी हुई है, ये यहाँ पे लोग हैं कुछ, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे। मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई जो लोग हैं, आम जनता है, वो हमारी एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि इतनी जनता एक जगह कैसे, मतलब डिस्कशन होना कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी करोड़ जनता एक जगह डिसीजन ले ले जाके एक डिसीजन पे। तो जो जनता होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ जाते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, उन्हीं को एमपीज कहते हैं। आगे देखिए, द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, the desire, approval of and participation of people. It is the decision of people that create a democratic government and decides about its functioning। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट कर रही है, उसके डिसीजंस को क्रिएट कर रही है। एंड दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि वो क्या कर रही, क्या डिसाइड कर रही है, उसके फंक्शनिंग को डिसाइड कर रही है भाई, है ना, कि वो काम कैसे करेगी। ऑब्वियस है क्या, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग हैं, जो देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई जो मुद्दा डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट में होता है, और जो मुद्दा डिस्कस करते हैं वो एमपीज और वो लोग होते हैं। तो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इनके और जो रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपीज हैं, उनके बीच का रिलेशंस क्या है, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को। तो उन्होंने कहा यहाँ पे देखो, क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो डिसाइड करें अबाउट दिस फंक्शनिंग, उनके फंक्शनिंग को डिसाइड करें। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens। देखो ऑब्वियस है कि चीजें अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है तो जनता ने उसको चुना है, तभी तो वो वहां बैठा है उस सीट पर, उस पोजीशन पर।
अगर जनता उसको नहीं चुनती तो फिर क्या वो उस पोजीशन पर होता? तो ऑब्वियस है कि जनता की रहमो करम पे ही वो रिप्रेजेंटेटिव बना है, एमपी बना है। तो क्या वो जनता की चीजों का ख्याल नहीं रखेगा? ऑब्वियस है रखेगा। और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है भाई जो उसके हाथ के बाहर हो, जैसे उसने कोई भी किसी भी मुद्दे को उठाया लोगों ने और वो उस मुद्दे को शॉर्ट आउट करना चाहता है, तो वो उस चीज को कहाँ रखेगा? अपने सदन में रखेगा, लोकसभा में, जहां का भी वो एमपी है। फिर वो दूसरे पार्लियामेंट में जाएगा, है ना? तो फिर वो मुद्दा डिस्कशन होगा, देन आफ्टर वो बिल बनेगा, कानून बनेगा वो बिल, है ना? तो इस तरीके से ही हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट भी जनरेट होता है सिटीजन्स और पार्लियामेंट के मेंबर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि ये इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, एक इंपॉर्टेंट पर्सन की भूमिका निभाते हैं एमपीज। एमपीज मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलिए देखिए, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? किस तरीके से जो अप्रूवल है ना, वो गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को देते हैं ये इंडिविजुअल्स। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन। आपने कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू अगर हम एक चीज देखें, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी या देखी होगी या सुनी होगी, पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। जो लोग होते हैं वही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव का एक ग्रुप जो कि बहुमत का है, बहुमत मतलब उनको ज्यादा मेजोरिटी मिली है, लोगों का साथ ज्यादा मिला है, वो बहुमत कहलाता है, मेजोरिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर मॉनिटर किसी को बनाए, है ना, तो भाई लड़कियां भी, लड़कियों वाला रो भी तैयार होना चाहिए, लड़कों वाला भी रो तैयार होना चाहिए। और अगर 100 लोगों की क्लास है तो 100 में से मेजोरिटी, मतलब ऐसा नहीं होगी 50 ना करें 50 हाँ करें, लगभग मेजोरिटी होनी चाहिए, 60-70 हाँ करने चाहिए, और बाकी अगर सब लोग हाँ कर दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेजोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुमत का जो एक लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ से बनती है? गवर्नमेंट वो उस सदन के लोगों से बनेगी जहां पर लोगों का बहुमत होगा। क्लियर है, मेजोरिटी होगी। आगे देखिए, द पार्लियामेंट विच इज मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट इन दिस सीन, in the sense people through their chosen representative from the government form the government and also control it। ऑब्वियस है कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो लोगों को जब ये अधिकार मिल गया कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और फिर वो जाके हमारा संसद का सदस्य बन गया, पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। अब जब वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया तो ऑब्वियस है कि अगर उसको मेजोरिटी मिली होगी तो वो सरकार बनाएगा, और जब वो सरकार बनाएगा तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो सरकार होगी उसको एक तरह से कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि ये वाला डिपार्टमेंट तुम संभालोगे, कोयला मंत्री तुम हो, पेट्रोल मंत्री तुम हो, तो पूरी की पूरी सरकार बनती है जिसमें बहुत सारे मंत्रियों को अपनी अपनी एक पोजीशन दी जाती है। उस तरीके से बात कर रहे हैं कि जिसको बहुमत होगा उसकी ही सरकार बनेगी। लोकसभा जैसे मान लो, अगर लोकसभा का जो बहुमत का व्यक्ति है, जैसे अटल अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रही हूँ, उनका तो चलो सेशन पुराना हो गया, नरेंद्र मोदी जी का ले लेते हैं कि लोकसभा से उनको बहुमत था इसीलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, है ना? तो वो एक तरह से बहुमत के व्यक्ति थे लोकसभा से। तो इसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बहुमत का जो व्यक्ति है वो सरकार को लीड करता है या फिर सरकार में अपना हिस्सा पाता है, एक पोजीशन पाता है, ऐसे कह सकते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, देखो अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संसद। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। ठीक है, इस सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, है ना? अभी हमने जस्ट बात की कि लॉ कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, तो भाई पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है ना? सुप्रीम का मतलब सबसे ऊपर की पावर है। इट हैज 2 हाउसेज। देखो, अब ये थोड़ा सा फैक्ट बेसिस है ना? इनको फैक्ट की तरह याद करना है आपको। तो पहला सदन जो है, पहला हाउस जो है वो राज्यसभा, और दूसरा हाउस जो है वो लोकसभा।
ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस भी बोलते हैं, और पहला और दूसरा भी बोल सकते हैं, अपर और लोअर भी बोल सकते हैं। जैसे अपर की बात करें, ऐसा होता नहीं है कि जो ज्यादा वैल्यू है या जिसकी अपर बोलेंगे या जो बहुत ऊपर पावर में है उसको अपर, ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम ही रखा गया उनका। ठीक है, दोनों की इक्वल इक्वल पावर है। तो इसको राज्यसभा और इसको लोकसभा, यानी अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। ठीक है। तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट, है ना, काउंसिल ऑफ द स्टेट विद अ टोटल स्ट्रेंथ। देखो राज्यसभा की जो वैल्यू है मेंबर्स की, तो वो कितने मेंबर्स हैं उसमें, 245, इज कैरीड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं नाउ डेज, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़, धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अब अभी, है ना। और अगर हम स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला जी हमारे स्पीकर है नाउ अडेज, आज की डेट में। ठीक है। तो करंट अफेयर से भी थोड़े थोड़े जुड़े रहिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्या कहता है, इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट कह रहा है क्रिएटेड आफ्टर 1947, क्या रोल था पार्लियामेंट में, हम ये देख रहे हैं। तो द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ that the people of India have in principle of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. देखो, ऑब्वियस है कि आप एक बात बताओ, अगर हम देखें कि 1947 में जो चीजें हमने पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट की, पार्लियामेंट के लिए जो पार्लियामेंट हमने क्रिएट की, है ना, द इंडियन पार्लियामेंट इज एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ। तो लोगों के अंदर हमने एक तरह से फेथ, विश्वास दिखाया कि भाई आपके लिए सब कुछ अच्छी पॉलिसी बनेगी, अच्छी नीतियां बनेंगी, आपके अधिकारों की बात होगी, ये सब फेथ तो दिखाया हमने, है ना। एंड हैव अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमने एक तरह से क्या किया, these are participation by people in the decision making process and government by consent. कंसेंट, फिर से वही लाइन आ गई कि कंसेंट का मतलब होता है किसी की अच्छा, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना या अच्छा काम करना। कंसेंट कि भाई हम आपका कंसेंट दिखा रहे हैं। तो उस तरीके से हमने देखा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था लोगों के मतलब जो एक लोग थे उसमें जो पार्टिसिपेशन था, वो एक तरह से गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब प्रोसेस था गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का, तो वो बाय कंसेंट था, लोगों के हित में था, एक तरह से ये कह सकते हैं। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर। पार्लियामेंट के पास एक इतनी ज्यादा बड़ी ये पावर है, इमेंस का मतलब बहुत बेहद बड़ी। ठीक है, पावर, पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो ये जो है वो रिप्रेजेंटेटिव का एक ग्रुप है, ये कह सकते हैं, ऑफ द पीपल, लोगों का। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर। जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो सिमिलर मैनर्स में ही होते हैं एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस फॉर एवरी 5 ईयर। तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो हर 6 साल में एक बार सॉरी हर 5 साल में एक बार होते हैं, और जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो हर 6 साल में एक बार होते हैं। यानी सॉरी, इलेक्शन नहीं होते 6 साल में, उनका जो जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके हर 2 साल में ना उसके 1/3 2/3 सदस्य क्या होते जाते हैं, रिटायर्ड होते जाते हैं, मतलब वो हटते जाते हैं, फिर नए आते जाते हैं। हर मतलब उनका जो कार्यकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है, ऐसे याद रखिए आप। ठीक है, और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। क्लियर है, ऐसे हम याद रखेंगे इस चीज को। चलिए, और इलेक्शन कैसे होते हैं, सेम एज ऐसे ही होंगे जैसे कि विधानसभा और उसके होते हैं। Once elected, these candidates become member of parliament or MP. These MPs together make up the parliament. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions.
अगर एक बार पार्लियामेंट का गठन हो जाता है, पार्लियामेंट जो है वो जो उसमें इलेक्शन हो जाता है, एमपी बन जाते हैं, तो उसको कुछ अपनी क्या करनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, कुछ फंक्शंस होंगे वो करने पड़ेंगे। तो वो किस तरीके से, क्या क्या फंक्शंस है, आइए देखते हैं। देखो, तो पहला फंक्शन कह रहा है हमारा भाई कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। तो पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या करेंगे भाई, अगर संसद बनाई जाएगी तो भाई अभी हमने बात की कि दो हाउसेज है हमारे, है ना, पहला हाउस और दूसरा हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तीसरी चीज क्या है इसका कि भाई इन दोनों से ऊपर एक प्रेसिडेंट होगा, यानी कि संसद के तीन पिलर होंगे और तीन पिलर में दो उसके हाउसेस होंगे और जो तीसरा पिलर होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट की पोस्ट के बिना संसद अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, द राज्यसभा एंड द लोकसभा, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब हम देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एमपीज हैं वो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि इलेक्शन चल रहे हैं हमारे, ठीक है, तो इलेक्शन जब चल रहे होंगे तो हर एक जगह से, हर एक रीजन से क्या होगा, अलग अलग पार्टी के लोग भी वहां पे इलेक्शन में खड़े होंगे। ठीक है, तो वही बात बोली है कि इट अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी से कुछ कुछ मतलब एक तरह से लिस्ट प्रिपेयर होगी कि कितने लोग किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके से बोला गया। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे must have a majority of elected MPs since there are 543 elected plus 2 एंग्लो इंडियन। इस पॉइंट को भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखो, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, पहला कह रहा है इलेक्टेड और दूसरा वर्ड है नॉमिनेटेड। इलेक्टेड का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे हूं और आप मुझे चुनकर लाए हैं कि भाई हमने आपको वोट दिया है मैम, आप ये वाली पोजीशन पर आइए, है ना। और या फिर मुझसे ऊपर की पोस्ट पर कोई बंदा है, उसने कह दिया कि नहीं मैडम हमारी इसमें शामिल है, ठीक है, यानी कि उसने सिर्फ नाम देकर मुझे उस पार्टी में शामिल कर लिया तो मैं नॉमिनेटेड हो गई। लेकिन अगर जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा मैं चुनकर आई हूं, मतलब कि किसी ने मुझे वोट किया है, तो मैं इलेक्टेड हुई, मैं चुनावी हुई, मतलब एक तरह से चुनिंदा हुई, कि मतलब चुनकर आई हूं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में फर्क है। मेंबर इन लोकसभा देखो 543, ठीक है, 545 टोटल है ना बेटा, तो 543 जो है वो इलेक्टेड है एंड बाकी +2 नॉमिनेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, लोक मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट half the number is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political party that oppose the majority party coalition formed the largest among these parties called the opposition party. वेरी गुड, देखो बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये वाले मेंबर्स जो हैं वो हमारे कैसे हो गए, 545 जो मेंबर हैं वो एक तरह से हमारी लोकसभा का सदन है, लोकसभा हाउस है। ठीक है, अब कह रहे हैं लगभग हाफ मेंबर अगर मेजोरिटी पास करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे इतने लोग मतलब मेजोरिटी में है एक ही मुद्दे पर एक ही लोगों के साथ, तो फिर उसी पार्टी की हमारी सरकार भी बनेगी, मतलब उन्हीं लोगों से मिलकर हमारी गवर्नमेंट बनेगी। और अगर कुछ लोग उस गवर्नमेंट के साथ जाना चाहें तो उसको गठबंधन कहेंगे, तो वो भाई गवर्नमेंट के साथ काम करेगी। और कुछ लोग जो नहीं जाना चाहे, ना तो गठबंधन बनाना चाहे और क्योंकि वो मेजोरिटी में भी शामिल नहीं है ना, उनके साथ उनकी बात भी नहीं हो रही है, तो इस तरीके से वो जो बचे हुए लोग हैं वो एक अलग से अपना पार्टी का नाम उनको दिया जाएगा जिसको कहेंगे अपोजिशन पार्टी। क्लियर है, फिर से मैं बोल रही हूँ, जो मेजोरिटी के बंदे हैं लगभग 50% मेजोरिटी चाहिए भाई सरकार बनाने के लिए, तो सरकार बन गई। अब सरकार की कमियां निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। अगर सरकार बन गई एक बार, है ना, और फिर वो अपनी चलाएगी,
तो ऐसे भी तो सही नहीं है कि एक तरह से पूरी सत्ता उसके हाथ में दे दी और फिर अब उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला कोई नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं कि क्या सही है क्या गलत। तो फिर इस तरीके से भी तो क्या होगा, है ना, वो तानाशाही का एक तरह से रूप ले सकती है कभी ना कभी। अब सरकार अगर एक ही बार ये बन गई तो फिर हर बार उसी पार्टी की, भाई मेरी पार्टी को जिताओ, है ना, तो इस तरीके से वही पार्टी एक बार जीतेगी, 2 बार जीतेगी, 5 बार जीतेगी। तो अगर ऑपोजिशन होगी तो फिर सरकार के जो काम है, फंक्शंस है, उनमें भी देखरेख बनी रहेगी, यानी कोई है उसको जज करने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके से सरकार जो होगी वो एक दायरे में काम करेगी। तो इस तरीके से अपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत जरूरी है। The Prime Minister of the India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. Obvious है, नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के बहुमत का बंदा है, वो मेजोरिटी का बंदा है। बंदा मतलब हमारे नेताजी, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी की बात कर रही हूँ। तो मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसीलिए बनाया क्या कि भाई हमारी लोकसभा पार्टी के मेजोरिटी के वो बंदे थे। ठीक है, आगे देखिए। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister select minister to work with her to implement decisions. ठीक है, with him होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। Select minister to work with him to implement decision. These ministers then take charges of different area of government functioning like health, education, finance, etc. देखो क्या कह रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक लीडर बन गया। अब वो लीडर अलग अलग तरीके से जो लोग हैं, जो मेजोरिटी के बंदे हैं, जो उनके विश्वसनीय लोग हैं ऐसे कह सकते हैं, उन बंदों को अलग अलग सरकार में, सरकार जो बनाएगा वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लो, कार्यपालिका कह लो, क्योंकि वो जो काम करने वाले जो लोग हैं जो मिनिस्ट्री में आएंगे वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो वो जो कार्यपालिका का बनेगी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों को दिया जाएगा। लोगों को किसको? जो हमारे बहुमत के बंदे थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाएगा कि भाई तुम ये पदभार संभालो, तुम ये पदभार संभालो, तुम ये वाला संभालो। जिससे किसी को शिक्षा मंत्री बनाया, किसी को कोयला मंत्री बनाया, किसी को पेट्रोल मंत्री बनाया, किसी को क्या था, रेल मंत्री बनाया, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, किसी को गृह मंत्री बनाया, किसी को विदेश मंत्री बनाया, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट सबको दे दिया जाएगा। किसी को भाई देखो, शिक्षा मंत्री, फाइनेंस का मतलब वित्त मंत्री, है ना, हेल्थ का मतलब एक तरह से हमारा हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से अलग अलग चार्जेस उनको मिनिस्ट्री में दिए जाएंगे। ठीक है, वो अपना मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा, ऐसे कह सकते हैं। Oftentimes, in recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political party who are interested in similar concern to form what is known as the coalition government. अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही कि भाई विपक्ष की सरकार, यानी एक तरह से अगर हम ये कहें कि भाई विपक्ष की जो सरकार है एक तरह से वो क्या होती है। तो ऑब्वियस है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, गवर्नमेंट सरकार बना ली है उसने, अपनी जो इलेक्शन जीत गई है, वो जो पार्टी होगी वो एक तरह से अपोजिशन, सॉरी, जीत गई है वो तो सरकार बनाएगी। और जो पार्टी जीती नहीं है ना, तो वो क्या करेगी, वो उसके जो सदस्य हैं, वो जो जीते, मतलब पार्टी तो एक तरह से बहुमत वाली होगी ना, वो जो सरकार पीएम बनेगा और जो वो सब बनेंगे, वो पार्टी कोई सी भी हो सकती है, पार्टी का यहाँ पे नहीं है चीज। ठीक है, मतलब किससे है, मतलब हमारे सदनों के, हाउसेस के मेंबर्स का है, वो किस पार्टी से है वो अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगी वो ये जरूरी नहीं है कि भाई एक पार्टी के लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी पार्टी को सहयोग, मतलब सहमत होंगे और सहयोग करेंगे, है ना। तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वही ऑब्वियस है कि विपक्ष की सरकार में वही लोग जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला है कि जो कंसर्न होता है वो एक तरह से, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे बताया गया है कि भाई पीएमओ हाउस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ का हाउस है, एक तरह से ऑफिस कह सकते हैं। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो द राइट, एंड दिस हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ दिल्ली में ही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह सकते हैं, और ये सब जो फोटोज में दिखाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, होम अफेयर्स का मतलब गृह मंत्रालय वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो यहीं पे दिल्ली में ही है। ये देखिए, Rajya Sabha functions primarily as the representative of the state of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role the reviewing and the altering it. If alteration are needed, the laws initiated by the Lok Sabha and the member of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President. राज्यसभा की बात की गई है, सबको पता होना चाहिए कि तो जो टोटल मेंबर है राज्यसभा में 245 होते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग अगर देखें तो 233 निकाल लेते हैं, है ना, और प्लस में 12, है ना, प्लस करके देख लो, 3 2 5 4 और 2, 245 ही होंगे। ठीक है, तो ये जो 12 सदस्य हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब कि भाई मेरे से ऊपर पोजीशन पे कोई बंदा बैठा है और उसने बोला कि मैम को इस वाली पोजीशन पे रख दो, जब डाल दो, तो कहने का मतलब है मैं चुनी नहीं गई हूं, मेरे को सिर्फ नाम लिया गया और मेरे को बोला गया कि आप इस वाली पोजीशन पर बैठ जाएंगी, आप इस वाली पार्टी का हिस्सा हैं, या आप इस मिनिस्ट्री में इस पद पर हैं, डेजिग्नेशन पर हैं। ठीक है, अगर क्या है कि मैं इलेक्शन के थ्रू जाती हूँ, मैं खड़ी हूँ और आसपास का पूरा क्षेत्र मुझे वोट कर रहा है, तो फिर मैं बोली जाऊंगी कि मैं इलेक्ट होके गई हूँ, यानी कि लोग मुझे चुनकर भेज रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ किसी के कहने पर कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया, आपको नामांकित कर दिया गया है और फिर मैं किसी डेजिग्नेशन पे बैठी हूँ, तो वो बोलेंगे नॉमिनेट। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। और ये 12, अगर यही जस्ट हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 2 होते हैं, और वो 2 भी अगर पूछा जाए किस फील्ड से होते हैं तो याद रखिएगा वो 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियंस है। ठीक है, और ये जो 12 हैं ये एंग्लो इंडियंस नहीं है, ये अलग अलग फील्ड से चुनकर, मतलब ऐसे है कि जैसे जया बच्चन कैसे बन गई थी सांसद, जया बच्चन है ना सांसद, बस ऐसी बन गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक मूवी के फील्ड में, फिल्म उसके फील्ड में क्या है, वो एक तरह से बहुत फेमस है। तो कोई अगर किसी फील्ड में जैसे सचिन तेंदुलकर बन गया, है ना, तो इस तरीके से अगर कोई भी खेल के फील्ड में या फिर किसी नाटक के फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर कोई बहुत अच्छा ऐसे कह सकते हैं बहुत फेमस कोई व्यक्ति है, तो उसको हम ये जगह दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जगह इन द सेंस कि हम अपने या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, लोकसभा नहीं राज्यसभा में ही उसको शामिल कर सकते हैं एज ए नॉमिनेटेड मेंबर। क्लियर है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, बस उसकी प्रसिद्धि उसके साथ हो, मतलब कि वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो, हम ये कह सकते हैं। जैसे राज बब्बर बनाया गया है ना, और भी बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है। इस तरीके से नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं उनकी बात करी गई है। ठीक है, आगे देखिए, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म the government, है ना, the parliament while in session begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MP can elicit information about the working of the government. देखो, obvious है कि बहुत सारे ऐसे मान लो कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा पूरा, जब सभा लगती है, असेंबली जो होती है वो बहुत सारे जैसे 0 आर हुआ, है ना, क्वेश्चन आर हुआ, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं उसके सेशन को। जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, उसको बैठक जो होती है, सेशन को हिंदी में बैठक बोलेंगे, तो जो चल रही होती है, जिसमें बातचीत चल रही होती है, उसको आर के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये वाला 0 आर होगा, ये वाला क्वेश्चन आर होगा, ये वाला इस तरीके से होगा। तो उसी में ही इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि भाई हमारा जो सेशन होता है उसमें एक मतलब चीज होती है क्वेश्चन आर, वहां से वो शुरू होता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है पार्लियामेंट के लिए। क्यों भाई मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट
है, क्योंकि ऑब्वियस है कि कोई भी एमपी जो होगा वो एक तरीके से क्या करेगा, वो क्वेश्चंस भी किसी दूसरे उससे पूछ सकता है और उस दूसरे इंसान को, दूसरे एमपी को या दूसरे इंसान को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बोला है कि अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है, अगर उससे रिलेट करके किसी भी इंसान ने, वहां पे किसी भी मेंबर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको देना ही पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। देखो अब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, हमने अभी बात की थी सरकार की, तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, उसके कामों को, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट का ये सबसे अच्छा एक तरीका है क्वेश्चन आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य जब क्वेश्चन करेंगे और तो उनको जवाब देना होगा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, जब जो एक तरह से काम पूरा संभाल रही है, फंक्शंस कर रही है, उसके कामों को हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक तरह से रोक भी लगा सकते हैं और उनकी जो ऐसे कह सकते हैं उनको उन पर ग्रिप बना सकते हैं, पकड़ रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। आगे देखिए, बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड to its shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament। देखो उसकी कमियों को, उसकी खामियों को उजागर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपकी सरकार में ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, उनको आप पूरा कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, the MP asking question of the government is a crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of the democracy। देखो आप खुद ही सोचो कि जो बहुमत का बंदा है, वो मतलब जो बहुमत के बंदे थे, उन्होंने मिलकर हमारी सरकार बनाई, गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने का पावर हमने किसको दिया, जो मेजोरिटी के लोग थे, है ना। अब उसी पार्टी के क्या लोग, मतलब उसी पार्टी के लोग क्या उनसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सब तो एक ही पार्टी के हैं, है ना। तो ज्यादातर जो सवाल करेंगे और ज्यादातर जो उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, वो कौन से लोग करेंगे, वो अपोजिशन पार्टी के लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही हेल्दी फंक्शनिंग, मतलब एक तरह से बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल रोल निभाती है क्या करने में, क्वेश्चन करने में, इस पूरे आर में, यानी क्वेश्चन आर में सबसे ज्यादा हेल्दी अगर रोल और क्रिटिकल रोल अगर कोई निभाता है तो वो अपोजिशन पार्टी। क्रिटिकल क्यों? क्रिटिकल ऐसे ही हो सकता है कि भाई हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की कमियां निकाल रहे हैं, अगर हमारे अपोजिट में वो बंदा है, यानी हमारी मतलब पार्टी का नहीं है, या हम उसे पसंद नहीं करते, तो ज्यादा अच्छे से उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ देयर पॉलिसीज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, द गवर्नमेंट गेट the government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked the MPs, and in addition all matters dealing with finance। ठीक है, the parliament approval is crucial for the government। This is one of the several ways in which the parliament control, guides and informs the government. The MP as a representative of the people have a central role in controlling, guiding, forming parliament, and is a key aspect of the functioning of Indian democracy। देखो पार्लियामेंट का जो रोल है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बता रहे हैं कि जो उसके जो एमपी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करते हैं किसमें, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इंफॉर्मिंग। मतलब कंट्रोलिंग में भी, गाइडिंग में भी, और इंफॉर्मिंग, मतलब इंफॉर्मिंग का मतलब यही है कि कोई भी अगर कोई भी मुद्दा आता है तो उसको क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से, एक हेल्दी वे में डिस्कशन करते हैं, है ना। कभी कभी अनहेल्दी भी हो जाता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, पार्लियामेंट में जूते चप्पल भी फेंकते हैं लोग, है ना। तो उस तरीके से अनहेल्दी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी चाहे जितनी भी कमियां हो, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सेंट्रल का रोल प्ले करती है हमारी पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन होना बंद हो जाएगा तो जो पॉलिसीज हैं वो कभी भी एक सही तरीके से नहीं बन पाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो कौन कौन बन सकते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर, रूरल भी हो सकते हैं, रूरल का मतलब जो गांव देहात वगैरह से है ना वो लोग होते हैं, वो आर ऑल्सो मेंबर फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टीज कुछ होती हैं अलग अलग, है ना, उनसे भी हो सकते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ unrespected were beginning to get elected to parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalit and backward classes, है ना। तो एससी और ओबीसी की अगर हम बात करें बेटा, तो भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे दलित जो है ना, और कौन है, बैकवर्ड क्लासेस, एसटी कह सकते हैं, स्पेशल ट्राइब्स भी कह सकते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 2 to 3 जो सीट्स हैं, है ना, वो बेटा जनरल के लिए है। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 to 3 सीट जो है वो किसके लिए है, वो जनरल के लिए है। जो 79 सीट्स हैं वो एससी के लिए है। एससी का मतलब देखो यहाँ पे मैंने सर्किल किया हुआ है, दलित कह लो चाहे एससी कह लो एक ही बात है। एंड बैकवर्ड क्लासेस हम लोग एसटी स्पेशल ट्राइब्स कह सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड भी, हालांकि दलित और बैकवर्ड लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एसटी की बात करें, स्पेशल ट्राइब्स की बात करें, तो 41 जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व्ड है, वो रिजर्व्ड है स्पेशल ट्राइब्स के लिए। तो अगर हम देखें 445 टोटल सीट्स कितनी, 445 में कितनी सीट्स हैं जनरल में, ये एनएससी में 79 एंड एसटी में 41। और अब हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में एक बार होते ही होते हैं। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि जो एमपीज हैं, सिर्फ लोकसभा वाले, राज्यसभा का हिसाब किताब अलग है, ठीक है। तो लोकसभा का जब भी पूछा जाए तो उनका अगर ड्यूरेशन टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आप 5 साल ही बताएंगे। राज्यसभा का पूछा जाता है तो आप 6 ईयर बताएंगे, लेकिन वहां पे एक छोटा सा क्लॉज है। क्या क्लॉज है कि उसमें हर 2 साल में, है ना, जैसे 6 साल का है ना, तो 6 साल में हर 2 साल में, है ना, इस तरीके से क्या होता है कि 1/3 मेंबर लगभग जाते रहते हैं। अभी फिर 2 साल में चुनाव हुए तो 1/3 चले गए, बाकी फिर नई भर्ती कर ली गई, इनको रिटायर कर दिया गया, फिर नई भर्ती हो गई। हर 2 साल में जाते रहते हैं और आते रहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक मेंबर ऐसा नहीं कि जो अभी यहाँ पे आया था इलेक्टेड होके फिर वही यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं है। वो करके तो जाएगा 6 साल पूरे, ठीक है। अगर उसका कार्यकाल पूछा जाए तो 6 साल ही बताओगे, लेकिन हो सकता है उससे 4 साल पहले का भी तो इस टाइम पीरियड में कोई व्यक्ति होगा, तो उसको फिर भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ वाला का थोड़ा सा, लोकसभा का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, पूरे 5 साल करके ही हो जाएगा, है ना, आगे पीछे जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे की चीज देखते हैं। देखिए औरतों को लेकर बहुत अच्छी बात की गई है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, democracy cannot produce a preferred reflection of society. There is a realization then when interest and experiences separate us separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representations. With this in mind, some seats are reserved in parliament for SCs and ST. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with, can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. अभी हमने जस्ट बात की कि भाई एससी और एसटी वालों को हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ रिजर्व सीट दी है। इस वजह से जो है रिजर्व सीट्स दी हैं, इस वजह से जो है वो क्या हुआ कि पार्लियामेंट में
कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट इन लोगों का भी आया है, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक ही समाज में रहने वाले जो कुछ लोग हैं वो हो सकता है जो पिछड़े हुए समाज से आते हैं, पिछड़ापन जिनके एजुकेशन में, जिनकी रहन सहन में भी कह सकते हैं, या जिनकी परवरिश में पिछड़ापन है, उन लोगों को भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में शामिल करने का एक बनाया। क्योंकि भाई होता है ना कि कई बार कुछ लोगों को मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है कि भाई ये हमारा मार्जिन है, तुम इसके दायरे से बाहर हो तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमने सबको इक्वलिटी वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पे रिजर्व सीट्स की कुछ, है ना, अभी जस्ट मैंने आपको डेटा बताया था भाई कि एससी का 79 कुछ रिजर्व किया गया एंड एसटी का कुछ 41। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा। विमेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, विमेंस का बहुत स्पेशल मुद्दा है। ठीक है, सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्ट that there should be reservation of seats for women. This issue is still being debated. 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 11%. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. अभी हमने इससे पहले भी ये बात की थी कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, अब चलो अपनी कंट्री के ले लेते हैं, ये हमारी पूरी कंट्री है इंडिया, है ना, तो अगर हम देखें तो लगभग आधा आधा परसेंट दोनों का ही होगा। मैं लगभग की बात कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है ये 45 हो, 48 हो, 49 हो, 47 हो, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है बॉयज ज्यादा हो, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होता है ना। तो यहाँ की अगर हम बात करें, चलो 49 और 51 कर लेते हैं, है ना, कि 2% ये ज्यादा है, जो बॉयज है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग इक्वली पार्ट है। और हम देखें कि इनका जो परसेंटेज है वो देखो, अगर हम बात करें कि उस टाइम की यानी 60 इयर्स अगो, 60 साल पहले की, तो फिर हम देखते हैं कि क्या है कि केवल 4% ही था, है ना, कि 100 में से अगर हम बात करें तो 96% कौन है, आदमी है, और 4% केवल औरतें हैं। अब क्या हुआ कि अभी भी कुछ ज्यादा नहीं है, अगर हम 2004 का आंकड़ा देखते हैं, अभी का नहीं, ये जो डेटा है आपकी बुक में एनसीईआरटी में वो 2004 का डेटा है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, आज के डेट की भी हम मैं करंट अफेयर से लिंक करके आपको चीजें बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट, अगर हम फैक्ट को कंसीडर करें तो 2004 के अकॉर्डिंग भी केवल 11% जो है वो ही औरतों का इंटरफेरेंस आया है ना, किसमें, राजनीति में, यहाँ पर पार्लियामेंट में कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों को देखें तो आज की डेट में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, क्या है केवल, क्या है केवल चीजें जो हैं वो थोड़ी सी, चलिए अगेन इसको देखते हैं थोड़ा सा। सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उस मुद्दे पर बात की थी कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड का बात करते हैं, 2004 की बात करते हैं, तो क्या था कि बहुत ही कम उस टाइम पे महिला आरक्षण लेकर वो मुद्दा आए थे, है ना, पहला जो बिल आया था महिला आरक्षण को लेकर वो उन्होंने ही शुरू किया था कि भाई इस तरीके से, उससे पहले भी काफी बार हो चुकी थी महिलाओं की बात, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम पे जो बिल लाया उसमें कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है उनको चीजें मतलब दूसरे लोगों को, क्योंकि डिस्कशन होता है ना बिल का, तो भाई दूसरे लोगों को उस टाइम पे वो चीजें नहीं अच्छी लगी हूँ, है ना। तो आज की डेट में भी अगर हम देखें, अगर इस चीज को कंसीडर करें तो आज की डेट में भी कुछ ऐसे ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ 13% ही है, 13-14% लगा लो। ठीक है, तो हम देखते हैं 2004 के अकॉर्डिंग तो हमारा 11% था, और आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ 13 से 14% ही आया, कुछ ज्यादा मतलब नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई, हमारे पास देखो और भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे कंट्री है ना, तो अगर हम महिलाओं को लेकर इस चीज में बात करें कि जो महिलाएं हैं वो राजनीति में कितनी ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे ज्यादा और भी अलग अलग कंट्री हैं, जैसे कि रवांडा है, रवांडा कंट्री का नाम सुना है सबने, क्यूबा है, क्यूबा और रवांडा, इस दो जगह पर जो विमेन का जो कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है, जो भागीकरण है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम देखें क्यूबा में तो 43% है, और अगर रवांडा की बात करें तो 61%।
ठीक है, अगर हम देखें क्यूबा की तो 53% है, और अगर हम देखें रवांडा की तो 61% है। सोचो कि कहाँ हम 13-14% पे अटके हुए हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, और कहाँ कहाँ कंट्रीज में औरतों को इतना ज्यादा मतलब वैल्यू दी गई है। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फीमेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो एक इंटरफेरेंस है वो कितना है। ठीक है, इवन हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ठीक है, तो वहां पर भी 18 से 20% औरतें जो हैं वो पार्लियामेंट में शामिल हैं। हम लोग देखो, अगर अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, तो फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज अगर हम देखें तो हमारी कंट्री का भी 13, 14, 15, 16 तक पहुंचा है, लेकिन बाकी कंट्री का 18 से 20 तक भी पहुंच गया। बाकी इन द सेंस अगर हम बांग्लादेश की बात करें, वहां पे ज्यादा औरतें एक्टिव हैं राजनीति में, ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो भी जाता है लगभग 20%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसकी कंडीशन थोड़ी सी अभी भी डाउन है। It is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough, that the fact that we can ask the question and the working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have a democratic form of government। ठीक है, तो इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है जब हम अपनी चीजों को इतना ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को लेकर, अपने पॉलिसीज को लेकर अगर हम बहुत अच्छा कर पाते हैं तो ये जो हमारी इमेज है वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी स्ट्रेंथ दिखाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। पढ़ते रहिए।